हाउ स्मार्टफोन ब्रांड्स फूल यू। इसका एक प्रॉपर आंसर तो नहीं है, पर इतना समझ लो कि ब्रांड्स कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ करती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होते रहती है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखो और अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करो। सो अब ज़रा इस फ़ोन के स्पेक्स को ध्यान से देखो। मैं आपको प्राइस बता दे रहा हूँ फ़ोन का, जो कि है अराउंड 9000 रुपीज़, ताकि आप 4 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से फ़ोन को जज कर सको। अगर आप फ़ोन को देखोगे तो आप थोड़ा शॉक ज़रूर होगे, क्योंकि 16 GB रैम फ्लैगशिप फ़ोन में मिलती है, पर इस फ़ोन में भी 16 GB रैम मिलती है। पर अगर मैं फ़ोटो को जूम करूँ तो यहाँ पर एक स्टार मार्क है। अब यही स्टार मार्क आपका नुकसान करा सकता है। ये कैसे, बताता हूँ। 16 GB रैम में 8 GB रैम नॉर्मल फिजिकल रैम है, पर 8 GB वर्चुअल रैम भी है। अब ये आपको लगेगा कि वर्चुअल रैम क्या होता है और क्या वर्चुअल रैम और फिजिकल रैम में कुछ मेजर डिफरेंस है। सो मैं अभी थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना। कोई भी फ़ोन की मेमोरी 3 टाइप्स में डिवाइडेड रहती है, जो कि है फिजिकल रैम, जी रैम एंड इंटरनल स्टोरेज, जिसको आप रोम भी बोल सकते हो। तो फिजिकल रैम और इंटरनल स्टोरेज तो हम सबको पता है, पर ये जी रैम क्या होता है? ये एक्चुअली में एक पार्टीशन होता है हमारी रैम का, जिसमें फोरग्राउंड की एप्स चलती है। जैसे कि आपने यूट्यूब में वीडियो स्क्रॉल करते करते अपना होम स्क्रीन खोल दिया, और फिर अगर तुम वापस यूट्यूब खोलोगे तो तुमने जहाँ पर उस ऐप को बंद किया था वो वहीं पर होगा, और अगर आप 4-5 घंटे तक उसे नहीं खोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। नाउ अगर आप इस स्पॉटिफाई में म्यूजिक प्ले करते हो और होम स्क्रीन खोलते हो तो म्यूजिक स्टॉप होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो रैम को डायनामिकली यूज कर रहा होता है, इसलिए वो जी रैम में मूव हो जाता है। इसकी स्पीड स्टोरेज टाइप्स लाइक UFS 3.1, 2.2 के आसपास भी नहीं होते हैं। और जो वर्चुअल रैम है वो एक्चुअली में एक स्टोरेज का ही पार्ट है, जो कि रैम की तरह एक्ट करता है, पर इसमें सिर्फ स्टैटिक एप्स ही स्टोर होते हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। सो इतना समझ लो कि वर्चुअल रैम मेजर हेल्प नहीं करेगा, चाहे आप गेमिंग करो या मल्टीटास्किंग। और एक और डार्क रियलिटी बताता हूँ कि ये आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज को भी हार्म करते हैं, जिसके वजह से उसकी लाइफ कम होती है। इसलिए रैम एक्सपेंशन या वर्चुअल रैम के चक्कर में गलती से कोई फ़ोन मत ले लेना। और ऑफलाइन मार्केट में तो लोग इसका फ़ायदा निकालते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अब ज़रा इस फ़ोन के स्पेक्स को ज़रा ध्यान से देखो। इसमें 100 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा सेटअप है, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है। और फ़ोन का प्राइस भी 13,000 रुपीज़ है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कैमराज एंड नंबर ऑफ कैमरा मेगापिक्सल्स के चक्कर में कोई भी एवरेज बंदा फ़ोन खरीद लेगा, अगर उसको कैमरा के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो। क्योंकि यहाँ पर नंबर्स ही इतने ज़्यादा हैं कि उसको प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो सुपीरियर मानेगा। पर यहाँ पर वो एक गलती कर देगा, क्योंकि ये एक पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मार्केट्स में होता है। तो चलो अब बात करते हैं द साइंस बिहाइंड इट। सो 1 मेगापिक्सल बना होता है 1 मिलियन पिक्सल से, और एक छोटा सा स्क्वायर होता है विजुअल इंफॉर्मेशन का या डिजिटल वीडियो या इमेज का। और जो DSLR कैमराज होते हैं उसका मेगापिक्सल काउंट जनरली 10-20 ही रहता है, पर फोन में 200 मेगापिक्सल तक के कैमराज आने लगे। नाउ अब एक बार 200 मेगापिक्सल की फोटो देखो और ये 12 मेगापिक्सल की फोटो देखो। यहाँ पर क्लियर विनर हमारा DSLR कैमरा है। पर क्यों? ये क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि अगर हम नंबर्स ऑफ कैमराज देखें तो DSLR का कैमरा मेगापिक्सल काउंट बहुत ही पीछे है एज कम्पेयर टू 200 मेगापिक्सल। और लोगों को कंफ्यूजन इस चीज़ का रहता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरास को तो बेटर होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बोला था 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 1 मिलियन पिक्सल्स। तो अब लॉजिक को समझो। जब भी आप कोई भी फोटो को एक्सट्रीम जूम करोगे तो यहाँ पर 200 मेगापिक्सल वाले फ़ोन में ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा एज कम्पेयर टू DSLR। लेकिन अगर आप नॉर्मल साइज में कंपैरिजन करोगे तो DSLR वाले में कलर कॉन्ट्रास्ट मैनेजमेंट, डायनेमिक रेंज एंड इवन स्किन टोन्स भी ज्यादा बेटर होंगे बिकॉज ऑफ दिस सेंसर साइज एंड OIS ऑल्सो। बट OIS आजकल फोन के कैमराज में भी आने लगे हैं, जो कि अच्छी बात है। सो बस इतना समझ लो कि कैमराज में कभी भी नंबर पर मत जाना। आप ये देखना कि उसमें कौन सा सेंसर लगा हुआ है और उसका साइज कितना है, और प्लस उसमें OIS मिलता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल कुछ समय पहले विवो ने अपना X90 सीरीज लॉन्च किया था, जिसमें उसके X90 Pro Plus में 1 इंच का सेंसर था, जो कि एक्सीलेंट आउटपुट देता था। नाउ आई होप कि आप कैमराज के नंबर्स के ऊपर नहीं भागोगे। नाउ आप जरा इस डिस्प्ले के स्पेक्स को देखो। यहाँ पर लिखा हुआ है 1300
500 निट्स पीक लोकल ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस क्या होता है ये तो हम सबको पता है, पर जब बात करें पीक ब्राइटनेस की तो ब्रांड्स हमारा गंदा वाला काट रही है जिसके बारे में किसी को आइडिया भी नहीं है, और ये फ्लैगशिप्स में भी होता है। फॉर एग्जांपल सैमसंग S23 अल्ट्रा। सैमसंग S23 अल्ट्रा में आपको पीक ब्राइटनेस 1750 निट्स की मिलती है। चलो अब ये स्टेटमेंट की थोड़ी पोल खोलते हैं और इसका गेम बजाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीक ब्राइटनेस क्या होता है। ये एक्चुअली फ़ोन का मैक्सिमम ब्राइटनेस होता है, लेकिन कुछ सर्टेन एरियाज़ के लिए। नाउ अगर हम S23 अल्ट्रा के GMS एरिना के टेस्ट देखें तो नॉर्मली इसकी 100% ब्राइटनेस पर ये 517 निट्स तक जाता है, और फिर एक्स्ट्रा ब्राइटनेस यूज़ करने से 831 निट्स एंड मैक्स ऑटो करने पे 1274 निट्स। सो अब तो ये क्लियर है कि ये सब 1750 निट्स के आसपास भी नहीं आते हैं। सो इसलिए कभी भी कोई भी बजट फ़ोन में कोई अगर ब्रांड आपको पीक ब्राइटनेस के नाम पर एडवर्टाइज कर रहा है तो उसे इग्नोर ही कर देना। वैसे तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की टेक्निक्स की लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती है, पर ये सब कुछ मेजर वाले थे जिससे आपको स्पेशली बच के रहना है। अब अगर तुम ये पहली वीडियो देख रहे हो मेरे चैनल की तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल टेक वीडियोस को मिस ना करो, और राइट वाली वीडियो देखो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो। तो तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय।